ठीक है। तो ये उन्होंने बोला था, पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए जसकरण यहाँ पे एबीसी, और उस ट्रायंगल को शेड कर दिया जो ये दो लाइंस और एक्स एक्सिस की हेल्प से बन रहा था। अब मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि अगर वो बोलेगा एरिया निकालना इसने, ठीक है ना, तो एरिया कैसे निकाला जाएगा? अगर क्वेश्चन में आता है कि ऑल्सो फाइंड द, जैसे अगर वो ये बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, ऑल्सो फाइंड द एरिया, तो दो तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। मैं आपको दोनों लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। तो पहला जो है, ये आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, वहां पे आप सीखोगे कि किसी भी एरिया को निकालने का फॉर्मूला होता है जब उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, हाफ x1। अभी खाली नोट डाउन करना है, मैं फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, बस खाली ये फॉर्मूले को नोट डाउन करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला जब हम चैप्टर करेंगे तो वहां पे अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। अभी खाली आप नोट डाउन कर लो फॉर्मूला, बाकी एक दूसरा मेथड है वो मैं बताता हूँ कैसे। ये अभी खाली आपने नोट डाउन करना है फॉर्मूला। ये आपका ये बड़ा सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? हाफ ब्रैकेट जो बिगर ब्रैकेट है x1 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस y3, फिर x2 मल्टीप्लाई बाय y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 क्या है? ये आपके कोऑर्डिनेट्स है। तो कोऑर्डिनेट जो है आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे अगर ये मेरा x1 है तो इसके साथ ये y1 होगा, दूसरा जो है उसको मैं x2 y2 ले लूंगा, तीसरा मेरा x3 y3 हो जाएगा। तो अभी खाली इतना समझो कि आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो और इन वैल्यू को वहां पुट करा जाएगा, ठीक है ना। और क्या तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, समझो जरा यहाँ पर। ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? फॉर्मूला क्या है? अगर फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अब समझो यहाँ पर एक और तरीका है एरिया निकालने का, वो है जब आप ग्राफ के थ्रू करोगे ये क्वेश्चन। अब ग्राफ के थ्रू कैसे आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, समझो जरा इस चीज को आप। एक बार मैं लाइन हटा रहा हूँ यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जसकरण ऐड क्यों नहीं हो रहा? देखो एक सर हाँ जी, बोलो। सर आपने वो लास्ट में क्या लिखा है, y1 प्लस? y1 प्लस तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, y1 माइनस y2 है, माइनस y2। देखो अब यहाँ पर आप एरिया कैसे निकाल सकते हो। तो एरिया निकालने के बाद आपके लिए अगर कभी भी एरिया निकलता है तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपने हर क्लास में पढ़ा है, हर जगह पढ़ा हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप समझो यहाँ पर अगर मैं हाइट की बात करूँ तो इस ट्रायंगल की हाइट कितने यूनिट्स है? इस ट्रायंगल की 3 हाइट कितने यूनिट। यूनिट है? तो अगर आप काउंट करो, ये आपका ये 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, गुड, जिसने आंसर दिया 3 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ये यहाँ पर ये 2 यूनिट है, और ये आपका 3 यूनिट है। तो बात समझ में आई कि इस ट्रायंगल की हाइट कितने यूनिट हो गई है? ये बात बताओ। यहाँ पर क्लियर हो गया कि हाइट कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। और अगर सेम आप, अगर मेरा हाइट 3 यूनिट है और मैं बात करूं बेस की, मेरा बेस क्या है, तो आप बेस काउंट करो कि अगर सर यहाँ 5। ये 5 यूनिट। हाँ गुड, 2 3 4 और 5, तो मैंने काउंट भी करके दिखा दिया, 5 यूनिट है, यानी बेस मेरा कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई? हेलो सर। हाँ स्पर्श, बोलो। सर एक बार ये क्वेश्चन शुरू से समझा दो, मेरा ना नेट नहीं चल रहा बिल्कुल भी, और आपकी आवाज भी नहीं आ रही जैसे। देखो यार, मैं यहाँ तक बता देता हूँ, बाकी जो रह गया ना स्टार्टिंग का वो मैं आपको अलग से बता दूंगा अभी क्लास के बाद, क्योंकि अभी सबका ये चीज़ हो गया। मैं आपको अभी सिंपल सा ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर एरिया कैसे निकाला जाएगा। इस अगर आपने ये जो ट्रायंगल फॉर्म करा था अपने होमवर्क में, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकला जाएगा मैं आपको ये यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैंने ये बोला कि इस ट्रायंगल का हाइट आप यूनिट काउंट करके निकाल सकते हो। जैसे हाइट का होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1 यूनिट है, यहाँ से ये 2 यूनिट है, और यहाँ से 3 यूनिट है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइट मेरा 3 यूनिट है। सेम अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस जो है मेरा यहाँ पर ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 और ये 5, ये टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 5 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बेस लिख दिया 5 यूनिट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की, तो यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूँ तो फॉर्मूला सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो मैंने ग्राफ में काउंट कर लिया, जो मेरा बेस है वो 5 है, जो मेरा हाइट है वो 3 है, तो आंसर आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप काउंट करके। पर एक और चीज यहाँ पे है ना, एक लूप होल है। लूप होल क्या है कि जो आपका जो यूनिट है ना, ये वो प्रॉपर एक बॉक्स में कवर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कल को फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ ये इधर से ना होके इधर से पास करता है, सपोज करो बीच में, ठीक है ना, मेरी बात सुना रही कि ये लाइन जो है जैसे प्रॉपर अब इस एंड पॉइंट से पास कर रहा है, तो आपके पास एग्जैक्ट यूनिट आ गई है इसकी। पर अगर बिल्कुल बीच में ना करके थोड़ा बीच में से जाएगा, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, तब आपको फिर यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऊपर वाला। और ये ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने आपको बोला जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराऊंगा तब ये अच्छे से बताऊंगा फॉर्मूला। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? मैंने अभी क्या बताया यहाँ पर, मैंने ये बताया यहाँ पर कि अगर ये लाइन सपोज करो बिल्कुल एक्यूरेट, यानी ये जो है क्या है -1,0 था, अगर एक्यूरेट पॉइंट से नहीं जा रही, सपोज करो डेसिमल में आ रही है, यानी ये लाइन यहाँ से कहीं से पास हो रही होती, तो यहाँ पे तो कुछ डेसिमल आता, कुछ पॉइंट में आंसर आता। तो बेटर है कि आप यूनिट काउंट नहीं करते, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, जो ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया है, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी सी बात एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिगार्डिंग, कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलेगा तो कैसे निकाला जाएगा बताओ। सर यूनिट्स गिन के। हाँ, यूनिट्स गिन के। सबको क्लियर है ना कैसे निकालेंगे ये बताओ। यस सर। सर एक ठीक है, यस चीज सर। पूछ रही थी। हाँ मौलिक बोलो। सर यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूला में हमें एक्स क्या लेना है? देखो एक्स जो है मैंने यहाँ पे लिखा ना कि ए बी सी, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो आप किसी को भी x1 y1 ले लो, फिर जिस मर्जी को x2 y2 ले लो, और जो बच गया वो आपका x3 y3 होगा, और बस उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर रही है। ठीक है, और अभी इस फॉर्मूले पे इतना परेशान मत हो, अभी मैंने कोई डिटेल में नहीं कराया ये फॉर्मूला, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे ना, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से ज्यादा डिटेल में करेंगे। अभी तो खाली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये वो फॉर्मूला है जो यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास डायरेक्टली पॉइंट्स है विदाउट कोई डेसिमल नहीं है, तो आप डायरेक्टली यूनिट काउंट करके भी कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। सर ठीक है ना, आपने लास्ट में x3 में y1 माइनस हाफ क्यों करा? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फॉर्मूला। और ये जो है ना, ये यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो फॉर्मूला होता ही है। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। सर एक सेकंड का टाइम देना, मैं नोट कर लूँ। मैं जस्ट कर 2 सेकंड रुक जाओ, इसको नोट मत करो, मैं अब ना भेज दूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, सर ये y1 माइनस हाफ है, ये y1 माइनस y2 है। ये y1 - y2 है, हाफ का ही नहीं है, ये y2 है यार, ये तो एक नहीं सेकंड। सर इसने हाफ कहा था। अच्छा, वो गलती से बोल दिया होगा, वो हाफ नहीं है, मैं थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने छोटा लिख दिया था, मैं लिख देता हूँ कोई प्रॉब्लम। और वो जो रेड वाला पार्ट था उसके लिए परेशान मत हो, मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपका, तो ये आपका फॉर्मूला है। चलो अब आगे करते हैं। तो मैंने जब क्वेश्चन नंबर 5 कराया था लास्ट क्लास में, तो आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा होता है। अब उसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ज्यादा उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो अगली जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कि एक्सरसाइज 3.3 है आपका, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। अब समझो जरा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो सर वो आपको मेथड एक बार दोबारा बता देना। हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप वैल्यू निकाल भी सकते हो या नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि अगर उनका रेशियो ऐसा होगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो ये कौन सी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग। वेरी गुड, इंटरसेक्टिंग। अगर ये इंटरसेक्टिंग होगी इंटरसेक्टिंग। तो आप उसका, तब हम उसके अंदर मेथड लगाएंगे, यानी x भी निकालेंगे और उसका y भी निकालेंगे। ध्यान रखना कि अगर वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो हम क्या करेंगे, उसका x और y निकालेंगे। पर बाय चांस अगर वो आपका जो है कोइंसिडेंट निकलता है, यानी a1/a2 इक्वल निकलता है b1/b2 के, और इक्वल होगा c1/c2 के, तो आपको पता है ये तो कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ना एक्स और वाई नहीं निकलेगा, तो हम सीधा लिखा बता देंगे कि दिस इक्वेशंस आर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस,
hence it has infinite many solution। तो उसमें x और y नहीं निकालना, यानी उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोई नहीं लगेगा, ठीक है ना। हम अगर ये प्रूव करके दिखा देंगे कि ये कोइंसिडेंट है, तो हम लिख देंगे अपनी स्टेटमेंट में कि these equation formed coincident line hence they have infinite many solution। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको मेथड नहीं लगाना। फिर अगर हम चेक करेंगे, अगर इस तरीके का रिलेशन आता है थर्ड टाइप का, जो कि याद है क्या था ये वाला रिलेशन? यस सर, पैरेलल लाइन। गुड, पैरेलल लाइंस। तो उसमें भी आप ये लिखेंगे these equations formed parallel lines hence it has no solution। तो इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। यानी आपको क्वेश्चन जो है सिर्फ एक ही उसमें कंडीशन में सॉल्व करना है, और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बाकी अगर ये कंडीशन आती है तो भी सॉल्व नहीं होगा, ये कंडीशन आती है तो भी सॉल्व नहीं होगा। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अब क्वेश्चन करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर आपके पास इक्वेशन दे रखा है, तो सबसे पहले तो देखो ये जी आपकी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ a1 और a2 की, तो ये है a1 इसका 1 है, a2 इसका भी 1 है, तो 1/1 आ गया। और ये आप रफ में चेक कर लेना है, फेयर भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह वैलिड होगा। फेयर में भी कोई दिक्कत नहीं है, रफ में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 1/-1, तो ये तो दोनों अलग हो गई। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये तो इक्वल ही नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये इंटरसेक्टिंग होगा। दीज इक्वेशंस आर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आप यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अब सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं एलिमिनेशन क्यों बोल रहा हूँ, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग में ही हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। अब समझो जरा, एक कंफ्यूजन ना बच्चों में रहती है कि यार मैं कौन सी इक्वेशन को लेके सॉल्व करूँ। जैसे मैं आपको दोनों कंडीशन बताऊंगा। जैसे एक इक्वेशन थी x + y = 40 और दूसरी है ये, तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, कोई भी एक इक्वेशन। ये और है, मतलब मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन उठाता हूँ, तो यहाँ से ये उठाई मैंने सेकंड इक्वेशन, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y को बेटर उधर शिफ्ट कर दूं, तो x मेरा क्या आ जाएगा? 4 + y। यहाँ तक समझ में आया? ये जो 2-3 स्टेप करे मैंने, यहाँ से ये दो इक्वेशन थी, मैंने टोटल इक्वेशन उठाई, मैंने क्या करा, एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब कभी भी याद रखना, कभी भी अगर हमने सेकंड से ये वैल्यू निकाली ना, तो वापस कभी सेकंड में पुट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कि अगर ये हमने कोई भी वैल्यू सेकंड से निकाली, तो वापस सेकंड में पुट नहीं करेंगे, हमेशा वहां पुट करेंगे जहां से नहीं निकाली। नहीं निकाली तो इसको मैं कहां पुट कर सकता हूं? इक्वेशन 1 में। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम इसको कहां पुट कर सकते हैं? इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं पुट करता हूँ, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 + y। तो यहाँ पर x को मैं चेंज करके, मैं इस x की बात कर रहा हूँ, इस x को मैं चेंज करके क्या लिख दूंगा सर? y की वैल्यू फिर हाँ जी, तो मैंने पुट करी वैल्यू, तो x की जगह मैं लिख दूंगा क्या? 4 + y, और साथ में क्या है? +y, और साथ में = 40। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई थी, अभी आप बोल भी रहे थे। तो ये आ जाएगा y, और y कितना हो जाएगा? 2y, और ये जो 4 पॉजिटिव है वो इधर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो 2y = 10 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। गुड, यही आ रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको जो हमने पुट करा, सॉल्व करा? यस सर। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन बी। अब इसको हम पुट कर देंगे किसी भी अंदर, किसी के अंदर का मतलब होता है या तो 1 में या 2 में या a में। तो पुट कर देता हूँ, पुट इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ x = 4 + 5, y की जगह क्या डाल दिया मैंने? यहाँ पर y की जगह ये डाल दी 5। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई? 9। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया। अब कईयों का डाउट होगा कि मैंने सेकंड क्यों लिया, 1 भी तो ले सकता था। तो हाँ, 1 भी ले सकते थे। तो ये देखो मैं दोबारा यहाँ पे कर रहा हूँ, तो दोनों ही वैलिड है। उल्टा जिससे आपको लगे छोटी वैल्यू आएगी वो ट्राई करो और जल्दी करो, क्वेश्चन पे जल्दी करना। अब मैं फर्स्ट अगर लेता हूँ, जैसे पहले सेकंड लिया था, तो मैं फर्स्ट ले लेता हूँ इक्वेशन। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाला, तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो ये उधर जाके हो जाएगा -5। तो यहाँ से एक्स आ गया। अब मैं इसको फर्स्ट में नहीं पुट कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि फर्स्ट से ही तो निकाला है, और अगर फर्स्ट से ही निकाला है तो मैं सेकंड में डालूंगा।
ठीक है ना, कभी भी जिस इक्वेशन से निकाला जाएगा तो उसमें वापस नहीं डाला जाएगा, ये ध्यान रखना। अरे x9 आएगा। x, हाँ जी 9 आ रहा है, x 9 आ रहा है। अब अगर सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो आ जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी इस x की जगह मैंने इस x की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब माइनस वाई 2y हो जाएगा, और ये 14 जो पॉजिटिव है वो जाके उधर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो आंसर तो सही नहीं आ रहा है, तो y आ गया, डिवाइड हो गया, आ गया कितना 5 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन बी है। अब इसको पुट करो, पुट इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। तो x में अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर क्या है, 14 माइनस 5, वैल्यू पुट कर दो 14 माइनस 5, तो x आ गया देखो 9। तो इससे भी कर लो उससे भी कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। याद आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है? यस सर। ठीक है, एक बार जल्दी सेकंड पार्ट करो इस क्वेश्चन का, फर्स्ट का सेकंड पार्ट करना आप लोगों ने, करो ट्राई। करा ट्राई सेकंड वाला, देखो वहां पे आपको लिख रहा होगा कि फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में मत सॉल्व कर देना, वहां पे उसका पहले एलसीएम लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजी कर लेना इक्वेशन, तो जल्दी हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि पहली इक्वेशन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो तो सिंपल सी, यानी s माइनस टी इक्वल टू 3 है। दूसरी में अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन है, तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, फ्रैक्शन को खत्म करना है तो एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे आ गया 6, ये एलसीएम की वजह से हो जाएगा 2s, और ये हो जाएगा 3t। गर्भ क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है। अच्छा एक मिनट बताओ, आज एब्सेंट कौन है पहले, तो मैं ये देखूं। अर्शी, आकांक्षा, अर्चित, चिन्मय, धीरेन्द्र, जसकरण, मौलिक, प्रियांश, स्पर्श, अनिमेश आया था, चलो वो तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा और एब्सेंट है, पता चल रहा है कौन एब्सेंट है? धीरेन्द्र है, प्रियांश, अच्छा खुशहाल नहीं आया है। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आ रहा है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड। अब जल्दी सॉल्व करो, मुझे बताओ s और t कितना आ रहा है। हाँ जी, हो जाए तो बता देना, मैं क्रॉस, अच्छा आ गया रिप्लाई, T6S9। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। और किसी का आंसर? T6 आ रहा है, S9 आ रहा है हमारा आंसर यहाँ पर। हाँ जी भैया मेरा भी यही है। T6 से S9 है, ठीक है, वो चेक करा देता हूँ मेरे को।
तो आपको यही करना था किसी एक वेरिएबल की, तो बेटर है हम फर्स्ट से वेरिएबल की वैल्यू निकालें, क्योंकि सेकंड से अगर निकालोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर s की वैल्यू आ गई 3+3, तो इसको हमने इक्वेशन a नाम दे दिया। इसको पुट कर देंगे हम सेकंड में। एक बार जिनका हो गया एक बार थर्ड ट्राई करो। ठीक है, तो यार 30/5, 30 आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ से t तो सेम ही आ रहा है 6। वेरी गुड। अब इसको पुट कर देते हैं। इस b को हमने पुट करा इक्वेशन है। आप लोग पीडीएफ खोल के देखते भी हो जो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ? एक बार कंप्लीट कर लिया करो, जिनके रह गए होते हैं रजिस्टर बनाओ, क्योंकि बिना रजिस्टर के तो नहीं होगा ना। यस सर। एस आ रहा है 9, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। टी हमारा 6 आ रहा है, एस 9 आ रहा है। तो ये हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब अगर मैंने आपको बोला था थर्ड इक्वेशन, तो जिन्होंने ट्राई करा होगा थर्ड इक्वेशन, तो यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व करा होगा, यहाँ पे भी देखो 1/3 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/3 आ रहा है, इधर भी 1/3 आ रहा है। यानी यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/a2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों चीजें क्या है, इक्वल है ना। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये है कोइंसिडेंट लाइन। अब इसको लिखना कैसे है ये देखो, आप थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं a1/a2 कर रहा हूँ, यानी 3/9 करा, तो रिजल्ट आ गया 1/3। ऐसे ही b1/b2 करूंगा तो ये आ जाएगा -1/-3, तो ये भी आ गया 1/3। और ये c1 और c2 तो मेरे को इधर लाने होंगे ना इक्वल टू के लिए, तभी तो ये अपनी जनरल फॉर्म में आएगा। तो c1 और c2 करूंगा तो -3/-9 करूंगा तो ये आ जाएगा 1/3। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि तीनों ही सेम आ रहे हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जब तीनों सेम होते हैं तो उसका मतलब होता है कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। गुड। हेंस these equations formed coincident line। ठीक है, एंड या does it has infinite many solution, does it has, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इतना ही था, इसको सॉल्व नहीं करना था आपने। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर डेसिमल वाला कर लोगे होमवर्क में, बताओ। अगर मैं बात करूँ इस वाले क्वेश्चन की होमवर्क में, ये होमवर्क में हो जाएगा यस सर, कर लेंगे। सेम। यस इसमें इसमें भी आपको यस एलसीएम सर। लेके करना होमवर्क में। एक बार ये रूट वाला भी करो, ये अभी करना है ट्राई, फिफ्थ वाला पार्ट। बस इसको ट्राई करना आपने, फिफ्थ वाला पार्ट करो। सर कौन सा पार्ट ट्राई करें? फिफ्थ वाला पार्ट मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन ये। ध्यान रखना, ये जो वेरिएबल है ये रूट में नहीं है, यानी y और x बाहर है रूट के। चलो ये दो आपके पार्ट है, इनको करना है आपने सॉल्व। वो ट्राई करो। पहले तो देख लोगे इंटरसेक्टिंग है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इंटरसेक्टिंग है तो इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग वो जल्दी से सॉल्व करो इसे।
कौन लोग है वेटिंग में? हाँ जी, हुआ किसी का? देखो स्टार्ट कर रहे हैं, आप जो कर रहे हो कंटिन्यू करो, मेरे से चेक कर लेना। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन उठाता हूँ, आप कोई भी उठा सकते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको इधर भेजा तो ये इधर आगे हो जाएगा -√3y, और 0 से कोई भी चीज़ माइनस या प्लस होगी तो वही नंबर रिपीट हो जाता है। अब ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सर हाँ जी, सर आप कुछ लिख रहे हो उस पे? तो आपको नहीं दिख रहा? नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा। बाकियों को विजिबल है? सर बस आपका कर्सर कर्सर मूव होते हुए दिख रहा है। बाकियों को चीज़ें विजिबल हैं? हाँ जी भैया विजिबल है यस सर, यस सर हाँ विजिबल जी है। सर, हाँ जी। मौलिक नेट का इशू होगा आपका, बच्चे देखो एक बार। सर मैं रीजॉइन करूँ? एक बार हाँ रिज्वाइन करो। तो यहाँ पर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकाल ली है, जो ये आई है। देखो वेरिएबल बिल्कुल अकेला चाहिए होता है, ध्यान रखना। उसका कोई भी कोफिशिएंट है जो मल्टीप्लाई हो, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात। x आ गया। अब ये हमने निकाला कहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है। अब मैं फर्स्ट में तो नहीं पुट कर सकता, तो इसको कहाँ पुट करूंगा, सेकंड में। और ठीक है, आपका भव्य आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ √3, और यहाँ पर आ गया -√3 इंटू √2y -√8y इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई थोड़ा सा ध्यान से करना है यहाँ पर, देखो सारे ध्यान से देखो। तो √3 से √3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और नीचे है √2। एक सेकंड में देख रहा हूँ आपकी चैट्स पर, एक सेकंड मैं पहले ये करा दूँ फिर देखूंगा। तो मैं √3 से √3 मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ बच रहा है -3y अपॉन √2 -8, ये रूट में इंटू वाई। अब यहाँ पर आप एलसीएम लो, तो यहाँ पे रूट आ गया √2, यहाँ है -3y, और √2 से √8 मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये √16y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अब ये आ गया। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है, तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने कुछ स्किप करा है क्या पार्ट? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। सर √16 4 हो जाएगा। और √16 को मैं लिख सकता हूँ कि ये 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, और 0 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच रहा है, थोड़ा जल्दी से करते हैं, बहुत स्लो चल रहा है। यहाँ ये आ गया। अब मैं y अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, -√3 इंटू माइनस, सॉरी इंटू नहीं है, माइनस। सर √3 नहीं होगा, सिंपल अच्छा ही होगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ एक सेकंड, मैंने गलती से रूट लगा दिया, ये हटेगा, एक सेकंड। देखो ये मैंने गलती से यहाँ पे रूट लगा दिया, रूट नहीं है, सॉरी इस चीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करिए। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर नीचे आया एलसीएम √2, तो ऑलरेडी √2 है तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको √2 बनाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करा, तो √2 और √2 इंटू √8 हो जाता है √16 के बराबर, और √16 होता है 4 का स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। और 0 को √2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर तो 0 आता है। अब ये है -3y -4y, तो रिजल्ट आ जाएगा -7y इक्वल टू 0। अब ये -7 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0/-7। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करोगे आपका आंसर 0 आएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको जो हमने करा?
कि y 0 कैसे आया? जसकरण, मौलिक, गर्व, सबको यस सर। ठीक है। अब यहाँ से y आ गया, अब इसको प्लेस कर दो कहाँ पर? इक्वेशन ए के अंदर। तो पुट इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। सर इससे तो हमारा एक्स भी जीरो हाँ, ही आ गया। 0 ही आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 और कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होगी तो 0। तो यहाँ पर x भी आपका 0 ही आ गया। ठीक है।